हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फीडर स्टडी चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 100 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था। आज के इस वीडियो में हम 101 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 101 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है ए स्टॉक की लंबाई से, बी स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, सी स्टॉक के बाहरी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, और डी दिया है ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। देखिए, ट्राई स्क्वायर की जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ पर ये जो सबसे विड्थ वाला जो भाग होता है इसको हम स्टॉक कहते हैं, स्टॉक। और ये जो थीन वाला जो भाग होता है जो काफ़ी सकरा भी होता है उसे हम ब्लेड कहते हैं, ब्लेड। इसमें देखिए, इसकी जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन में, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। तो स्टॉक का जो ये अंदरूनी सिरा है, ये जहाँ तक जो गया हुआ है ये अंदरूनी सिरा हो गया, और ब्लेड का ये वाला जो भाग होता है ये अंतिम सिरे तक। तो स्टूडेंट, इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इस तरह से आप समझ करके आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के नीचे अंडरकट लगाने का मुख्य कारण है। फिर से ट्राई स्क्वायर का दिया हुआ है, तो अंडरकट आप लोगों ने देखा होगा कि उसके जो स्टॉक होता है उसमें एक हल्का सा ग्रूव बना होता है। वो क्यों बना होता है? ए ट्राई स्क्वायर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, बी ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए, सी ब्लेड और स्टॉक के बीच के कोण के समायोजन के लिए, और डी है जॉब के किनारों की बर को स्थान देने के लिए। ये जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो अंडरकट जो बना होता है ये इस तरह से स्टॉक में यहाँ पर एक अंडरकट बना होता है, ये इस तरह के भाग में यहाँ पर एक छोटा सा ग्रूव बना होता है। तो वो अंडरकट, ताकि जब आप स्क्वायर जॉब को फिनिश करते हैं तो फिनिशिंग के बाद में कुछ बर्स आ जाती है, तो उसी बर्स को स्थान देने के लिए क्या किया जाता है? अंडरकट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है? बेंच वाइज का साइज कैसे लेंगे? जॉ की चौड़ाई से, हैंडल की लंबाई से, सी वाइस की ऊंचाई से, और डी स्पिंडल की लंबाई से। तो बेंच वाइज का जो साइज होता है वो ना तो हैंडल की लंबाई से लेते हैं और ना ही ऊंचाई से और ना ही स्पिंडल की लंबाई से। बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है? जॉ की चौड़ाई से। जॉ की जितनी चौड़ाई होगी उतना बेंच वाइज का क्या होता है? साइज होता है। यहाँ पर अब देख लेते हैं 104 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ताप और बिजली का उत्तम सुचालक है। ताप और बिजली का, हीट एंड इलेक्ट्रिक का जो गुड कंडक्टर जैसे माना गया है। जैसे कि गुड कंडक्टर की हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है निकेल दिया है, कॉपर दिया है, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। अब इसके श्रेणी की हम बात करते हैं। जो गुड कंडक्टर होता है तो श्रेणी ए में आता है आपका गोल्ड हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है। उसके बाद में जो होता है सिल्वर होता है, सिल्वर। थर्ड में लिया जाता है कॉपर, और फिर जो होते हैं वो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये लास्ट कंडक्टर जो कि गुड कंडक्टर में लिया जाता है। अब यहाँ पर गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड क्या होता है? सबसे अच्छा कंडक्टर, जो ताप और बिजली का उत्तम सुचालक सोने को माना जाता है। सोने को माना जाता है, परंतु सोने का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली होगा। सिल्वर वैसे ही वो भी ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो इसीलिए हम अच्छे कंडक्टर के लिए अधिकतर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉपर का। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ रहा है? कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर,
हेक्सागोनल सॉकेट हेड केप स्क्रू का, हेक्सागोनल सॉकेट हेड केप स्क्रू का प्रयोग करने का मुख्य लाभ होता है। तो मुख्य लाभ क्या होगा? हमेशा और आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, पार्ट्स को आसानी से खोला जा सकता है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, डी स्क्रू को हेड सरफेस के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, तो हेक्सागोनल सॉकेट, अब यहाँ पर हेक्सागोनल सॉकेट की बात की जा रही है, तो हेक्सागोनल जो सॉकेट हेड स्क्रू होगा, हाँ हेड केप स्क्रू की बात हो रही है, तो ये इस तरह से होगा। यहाँ पर एक कैप बनी होती है, इसका जो स्लॉट बना होता है इसी के ऊपर एक कैप बनी होगी। ठीक है, अब कैप बनी होगी तो क्या होगा? स्क्रू हेड, जो स्क्रू का ये वाला जो भाग कहलाता है ये हेड कहलाएगा, ये क्या होगा? ऊपर नहीं आएगा। क्या आएगा? ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा कि स्क्रू को हेड सरफेस के ऊपर नहीं आने देता। क्वेश्चन नंबर 106 के लिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग की जाती है। हीट ट्रीटमेंट, इससे पहले हमने कुछ हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग दिया है कि नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है। ए दिया है मशीनेबिलिटी में सुधार लाने के लिए, बी ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए, सी हार्डनेस बढ़ाने के लिए, और डी ब्रिटलनेस। तो नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है? ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। किस लिए की जाती है? ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। मगर यहाँ पर तीन ऑप्शन को भी हम समझ लेते हैं कि मशीनेबिलिटी में सुधार लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो वो होती है एनीलिंग। कौन सी होगी? एनीलिंग होगी। सेकंड थर्ड दिया हुआ है सी, हार्डनेस बढ़ाने के लिए हार्डनिंग करेंगे, हार्डनिंग जिसे हम कठोरता कहते हैं। और ब्रिटलनेस बढ़ाने के लिए, यहाँ पर जो बढ़ाना दिया है वो बढ़ाना गलत है, वो क्या होगा? कम करने के लिए। तो ब्रिटलनेस कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेम्परिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो इस तरह से हीट ट्रीटमेंट की 5 प्रोसेस होती है: नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग और कार्बोराइजिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। टेप के द्वारा एक होल की थ्रेडिंग करने के बाद यह पाया गया कि थ्रेड की क्रेस्ट पूरी तरह से फॉर्म में नहीं बनी है, इस दोष का कारण होता है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है अपर्याप्त कूलेंट सप्लाई, बी टेप के कटिंग एज का टिप टूटा होना, सी टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज का छोटा होना, और डी ऑप्शन है टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा बड़ा होना। यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है, क्या बोला जा रहा है? टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा। देखिए टेप क्या होगा? टेप इस तरह से होता है, यहाँ पर हम हल्की चूड़ी बना करके टेप को समझ सकते हैं, ये इस तरह से टेप होता है। ठीक है, अब टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा बड़ा होना है। यदि आपका होल इस टेप के अपेक्षा थोड़ा बड़ा है तो क्या आप थ्रेडिंग करते समय पूरी पर्याप्त चूड़ी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा बड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। निम्नलिखित में से किस प्लग गेज में गो और नो गो सिरे एक ही साइड पर होते हैं? ए डबल एंडेड प्लग गेज, बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सी एडजस्टेबल प्लग गेज, डी फिक्स्ड टाइप प्लग गेज। अब यहाँ पर देखते हैं हम डबल एंडेड प्लग गेज। तो डबल एंडेड प्लग गेज की जो बात हो रही है, तो डबल एंडेड में क्या होता है? एक सिरा यहाँ पर गो बना होता है और दूसरे सिरे में नो गो बना होता है, तो ये हो गया डबल एंडेड। सेकंड प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव एक ऐसा गेज होता है जिसमें
गो सिरा और नो गो सिरा दोनों क्या होते हैं, एक ही सिरे पर बने होते हैं, जो कि प्रश्न के आधार पर हमारा जो सही उत्तर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, जो कि कई बार कंपटीशन एग्जाम तक में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक नट जिसे अंगूठे के प्रेशर द्वारा टाइट ढीला किया जाता है तथा इसका प्रयोग हेक्सा फ्रेम में किया जाता है। हेक्सा फ्रेम में किया जाता है, कौन सा नट होगा, ए रिंग नट, बी थंब नट, सी कैप नट और डी विंग नट। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो हमारा उत्तर होगा वो विंग नट हो जाएगा। विंग नट आप सभी लोगों ने देख चुके हैं, कुछ इस तरह से बना होता है, जो कि आप हेक्सा फ्रेम में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 110, चीजल की धातु होती है, चीजल प्रायः किस धातु के बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कास्ट आयरन, बी माइल्ड स्टील, सी कोबाल्ट स्टील और डी हाई कार्बन स्टील। तो जो काटने वाले जो टूल होते हैं वो अधिकतर किस धातु के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील। तो हमारा राइट आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस कट चीजल, चीजल का डिस्क्रिप्शन यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो अगले वीडियोस में चीजल के बारे में मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दूंगा। ए दिया हुआ है बियरिंग में ऑयल ग्रूव बनाने के लिए, बी चाबी घाट बनाने के लिए, सी खुदाई के लिए और डी दिया हुआ है कॉर्नर की सफाई के लिए। तो यहाँ पर जो चाबी घाट की जो बात की जा रही, चाबी घाट को हम बोल लेते हैं कीवे। कीवे बनाने के लिए किस प्रकार के चीजल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रॉस कट चीजल। और कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है, कि क्रॉस कट चीजल को किस नाम से जाना जाता है। तो क्रॉस कट चीजल को हम कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं, कैप छैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांते होने चाहिए। जब भी हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को क्लैंप करना होता है तो किस तरफ, विंग नट की ओर, किसी भी ओर, सी हैंडल की ओर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक यानी कि विंग नट की तरफ, क्योंकि हेक्सा फ्रेम से जब आप कटिंग करते हैं तो वो हमेशा जो कटिंग होती है वो कैसी होती है, फॉरवर्डिंग स्ट्रोक में कटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह ए फंस कर चलेगा, बी जल्दी घिस जाएगा, सी तेज कटिंग करेगा, डी धीमी कटिंग करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, फंस कर चलेगा। कैसे चलेगा, क्योंकि जब हेक्सा फ्रेम का आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं तो उसके जो टीथ होते हैं, उसके टीथ की जो सेटिंग होती है कुछ इस तरह से होती है, दाएं बाएं दाएं बाएं। ठीक है, तो जब हेक्सा फ्रेम प्रॉपरली आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उनके दांतों का जो झुकाव होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आप किसी भी जॉब में जब आप कटिंग करने का काम करते हैं तो वहाँ की जो कटिंग रेखा जो होती है वो बहुत ही महीन और पतली होती है। और वहीं यदि आप नई ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे तो छोटे कट में यदि आप नई ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वह जल्दी नहीं चलेगा, फंस करके चलेगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फंस कर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण रेडियल ड्रिलिंग मशीन के लिए होता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, आप लोगों ने रेडियल ड्रिलिंग मशीन को देखा होगा फिगर में, यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है कि इसके स्पिंडल को किसी भी पोजीशन में सेट किया जाता है, बी इसके टेबल को ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, सी इस पर पिलर लगा होता है, डी इसे केवल एक फिक्स्ड स्पीड पर ही चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है
इसके स्पिंडल को किसी भी पोजीशन में सेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 का देख लेते हैं। ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है ड्रिल की धातु पर, जॉब की धातु पर, ड्रिल के साइज पर या मशीन के साइज पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है जॉब की धातु पर, अब ये जॉब की धातु पर आंसर होगा हमारा। ये कैसे होगा, क्योंकि ये ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है वो साधारण कार्यों के लिए कितना रखा हो जाता है, ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है वो साधारण कार्यों के लिए 118 डिग्री होता है। सॉफ्ट मटेरियल के लिए ये ही 75 डिग्री हो जाता है और हार्ड मटेरियल के लिए ये 150 डिग्री 150 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रिल का कटिंग एंगल, तो ड्रिल का कटिंग एंगल कैसे, जॉब की धातु के अनुसार। यदि जॉब की धातु बहुत हार्ड है तो क्या करेंगे हम, ड्रिल का कटिंग एंगल ज़्यादा होगा, जैसे 150 होगा, 145 होगा। यदि जॉब सॉफ्ट है तो क्या होगा, जैसे कि एल्यूमिनियम में आपको कटिंग करना है तो ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होगा वो कितना रखा होगा, 75 से 90 डिग्री के बीच में होगा और सामान्य जो होता है वो 118 डिग्री। तो जब भी ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है वो किस पर, जॉब की धातु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 116 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोण रिलीफ की तरह कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिया जाता है, कौन सा कोण। ठीक है, यहाँ पर ड्रिल के कोण की बात की जा रही है। जैसे कि ये ड्रिल होता है, ये इस तरह से यहाँ पर ये ड्रिल को मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ये इस तरह से समझने के लिए आप ड्रिल देख चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है रेक एंगल, बी लीप क्लियरेंस एंगल, सी हेलिक्स एंगल और डी दिया हुआ है चीजल एज एंगल। तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ जो कोण दिया जाता है, जैसे कि पीछे की तरफ तो रिलीफ की तरह, तो रिलीफ की तरह हमेशा जो ग्रूव के आधार पर जो कोण बनता है वह कोण होता है हेलिक्स एंगल। ठीक है, और हेलिक्स एंगल हमेशा 27.5 डिग्री में बनता है। कितने डिग्री में, 27.5 डिग्री में हेलिक्स एंगल होता है। हेलिक्स के आधार पर ड्रिल को 3 भागों में बांटा गया है, हार्ड, नॉर्मल एंड सॉफ्ट। 3 प्रकार की ड्रिल होती है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हेलिक्स एंगल। आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं कौन सा कोण रिलीफ की तरह कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बीए थ्रेड का शीर्ष कोण। इससे पहले वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उसमें हमने थ्रेड के बारे में कुछ बातें की थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बीए थ्रेड का शीर्ष कोण कितना होता है, ए 45 डिग्री, बी 47.5 डिग्री, सी 55 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो 45 डिग्री का जो कोण होगा वो बटरेस थ्रेड की एक भुजा का कोण होता है। यहाँ पर जो 45 डिग्री होता है वो बटरेस थ्रेड, जैसे कि एक भुजा 90 डिग्री में और एक जो भुजा जो जाती है वो 45 डिग्री में। ठीक है, और यहाँ पर 47.5 जो डिग्री दिया हुआ है वो बीए थ्रेड का शीर्ष कोण होता है। ठीक है, ब्रिटिश एसोसिएशन। 55 डिग्री बीएसपी, बीएसएफ और बीएसडब्ल्यू, ये 3 प्रकार की जो थ्रेड होती है उसका जो कोण होगा वो होगा 55 डिग्री का। और 60 डिग्री वाली जो थ्रेड होती है वो मीट्रिक थ्रेड के अंतर्गत आती है। कौन से थ्रेड के अंतर्गत, मीट्रिक थ्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 47.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 118 नंबर। फार्मर का चयन निर्भर करता है, फार्मर का चयन पाइप का बोर डायमीटर, बी पाइप की दीवारों की मोटाई, सी पाइप का आउटसाइड डायमीटर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फार्मर, सबसे पहले फार्मर के बारे में समझ लीजिए कि ये फार्मर होता क्या है।
फार्मर क्या होता है, जब भी आप पाइप फिटिंग वाला सेक्शन में आप जब जाएंगे तो उसमें फार्मर यानी कि पाइपों को किसी भी कोण में मोड़ना या किसी भी टाइप से आपको बैंड करना है तो आप फार्मर का इस्तेमाल करते हैं। फार्मर एक तरह का बैंड करने वाला टूल होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फार्मर जब आप चयन करेंगे तो पाइप का क्या देख करके आप फार्मर का चयन करेंगे, जैसे कि पाइप का बोर डायमीटर, पाइप की दीवारों की मोटाई, पाइप का आउटसाइड डायमीटर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब हम फार्मर का चयन करते हैं तो क्या देखते हैं, पाइप का आउटसाइड डायमीटर, ताकि आप फार्मर में पाइप को होल्ड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 119, एक उत्पादन की क्वालिटी तब मानी जाती है उसका आकार और डायमेंशन लिमिट में हो, वह देखने में अच्छा लगता हो, सी वह प्रयोग के लिए उपयुक्त हो, डी मटेरियल का चयन उपयुक्त हो। ठीक है, तो वह क्या होगा, एक उत्पादन की क्वालिटी वह प्रयोग के लिए उपयुक्त हो। किस लिए, यदि आपने कोई उत्पादन किया है और उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है तो यह सबसे बेकार क्वालिटी मानी जाएगी, मगर गुड क्वालिटी कब होगी, जब वह यूजफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, वर्नियर कैलिपर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं। वर्नियर कैलिपर का हम यहाँ पर मेन स्केल बना देते हैं। ठीक है, मेन स्केल में यहाँ पर ग्रेजुएशंस बनी होती है, तो ये किस पर होती है, फिक्स्ड जा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, मूवेबल जॉ, वर्नियर प्लेट, और यहाँ पर जो बीम की जो बात हो रही है तो इसे ही मेन स्केल को ही हम क्या कहते हैं, मेन स्केल जिस पर बनी होती है उसे हम बीम कहते हैं। क्या कहेंगे, बीम कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर डिवीजन बने होते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है डिस्क, बी डायल, सी स्टॉक और डी ब्लेड। तो राइट आंसर होगा डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं। बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ए स्लीव, बी एनविल, सी बैरल और डी थिम्बल। तो यहाँ पर बैरल की जो बात हो रही है तो माइक्रोमीटर टूल की बात हो रही है, क्योंकि माइक्रोमीटर टूल में ही बैरल होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थिम्बल। क्या होगा, थिम्बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, माइक्रोमीटर किस रेंज तक मिलते हैं। माइक्रोमीटर किस रेंज तक मिलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। कभी ये पूछा जाता है कि 0 से 25 ये रेंज होती है, 25 से 75, 25 से 75, 75 से 100, इस तरह से बढ़ते क्रम में बढ़ता चला जाता है। मगर यहाँ पर ऑप्शन को चेंज दिया है, 0 से 1 डिग्री, 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, अंग्रेजी माइक्रोमीटर में कितनी नाप ली जा सकती है। अंग्रेजी माइक्रोमीटर, जो ब्रिटिश जो माइक्रोमीटर होता है उससे हम कितनी माप ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 इंच, 0.01 इंच, सी 0.001 इंच और डी जो दिया हुआ है 0.001 इंच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.001 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम मोटे जॉब के लिए, सीट के लिए या पतली सीट के लिए, हार्ड धातु के लिए और डी होगा गहरी कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम,
डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गहरा हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि गहरी कटिंग के लिए, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो गहरी कटिंग के लिए होगा। स्टूडेंट, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।